अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मुसलमान हमें नहीं चाहिए या पसमानदा से आहिस्ता बढ़ के पसमानदा मुसलमानों की बात आई थी। उसके बाद मुस्लिम बहनों को जहाँ तक उनका हक़ दिलाने की बात थी वो बात भी आई थी। और जबकि अगर मुल्क में देखेंगे तो करोड़ों ऐसे बहनें हैं हिंदुस्तान में जो ज़ात पात के नाम पर आज भी परेशान हैं। खुद किसी की बीवी भी पति के इंसाफ मिलने की मुंतज़िर है और वही देखते देखते अब बुढ़ापे की तरफ खुद चली गई है। मगर ये तो मुसलमानों की बात थी, लेकिन दूसरी बात यह है कि ईस्टर पर क्रिश्चियंस भी साहब को याद आ गए। अगर क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो क्रिश्चियंस भी काफ़ी हद तक यहाँ पे परेशान हैं। उन्हें फोर्सफुल कन्वर्जन करने के इल्ज़ाम में लोगों को परेशान या क्रिश्चियंस को परेशान किया जा रहा है। और क्रिश्चियन कन्वर्जन्स का इल्ज़ाम लगाकर ग्राहम स्टेन्स को उड़ीसा में मार दिया गया था, अपने पूरे ख़ानदान के साथ उनको बल्कि जला दिया गया था। ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी आई थी ख़ुद तेलंगाना में। अगर हम बात करेंगे तो ये बात भी आई थी कि तेलंगाना के वखाराबाद, अब तो ज़िला बन गया है, वखाराबाद टाउन में वहाँ पे एक पादरी को या एक चर्च पे हमला किया गया था और पादरी को मार दिया गया था। उसके क़ातिलों को नलगुंडा ज़िले में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पर जब टॉर्चर किया गया या पुलिस तफ्तीश की तो उसमें पता चला कि अगर चर्च का दरवाज़ा तोड़ेंगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे और अगर किसी पादरी को मार दिया जाएगा तो 5 से 7 लाख तक रुपए देने का एक इंकशाफ हुआ था। ये किसी और ने नहीं, राइट विंग जमातों ने या अब फिल वक्त जो फ़िरक़ा परस्ती की मिसाल बन के घूम रहे हैं वही लोगों की कारस्तानी थी। ऐसे अमल देखने के बाद अब जो दो चीज़ हुए हैं मुसलमानों को, या तो मुसलमान के साथ जो नरम रवैया या क्रिश्चियंस के साथ नरम रवैया जो इख्तियार किया गया, इस साल ही ईस्टर पे ये नरम रवैया देखने को मिला। तो ये देखने के बाद ये सोचने पर किसी का भी जहन हो लाजिम हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एकदम ये मोहब्बत क्यों जागी। क्या मुसलमान और क्रिश्चियंस जो अब तक मुल्क का हिस्सा नहीं थे अब मुल्क का हिस्सा बन गए हैं, या फिर या क्या वजह हो सकती कि जिस तरीके से ये बात आई है। तो समझने के लिए मैं समझता हूँ कि आगे बात जब करूँगा तो आपको ये समझने भी आ जाएगा कि रमज़ान का प्याम या रमज़ान के महीने से पहले वज़ीर आज़म का एक प्याम आता है और ईस्टर के महीने में या ईस्टर तकरीब से पहले चर्च में जाकर या चर्च के वाक़यात को जाकर आप हमदर्दी जो जताते हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त साबित हुई है। लेकिन इसके अलावा भी मुल्क में अभी भी फिर से फ़िरक़ा परस्ती के या फ़िरक़े वाराना नौइयत के फ़सादात को भड़काने की एक कोशिश हो रही है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो कहीं मजहबी त्यौहार के जुलूस में निशाना बनाकर अक़लियतों पे या कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाकर उन्हें मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि फ़िल वक़्त इन सब हालात में, चाहे वो मजहबी जुलूसों की बात हो या मुसलमानों और क्रिश्चियनों से हमदर्दी की जहाँ तक बात है या नरम रवैया इख्तियार करने की बात है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये बात ज़रूर है कि इसी हफ्ते निर्मला सीतारामन जो मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस हैं वो फ़िल वक़्त हिंदुस्तान में नहीं हैं, बल्कि वो अमेरिका के दौरे पर हैं। और अमेरिका के दौरे पर रहते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज हैं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपना कारोबार करने में या मुसलमानों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना होने का उन्होंने दावा किया है। तकलीफ़ तो इस बात की है कि उन्होंने जो मुसलमानों का तक़ाबुल किया है वो पाकिस्तानी मुसलमानों से किया है। हर वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमान से तक़ाबुल किया जाता है, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान यकीनन हर एतबार से खुशहाल है। लेकिन पाकिस्तान से तक़ाबुल या पाकिस्तानी मुसलमानों से तक़ाबुल करना, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर से पार्टीशन की बात हो या पाकिस्तान के क़याम की बात हो, वहाँ से कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश ज़रूर होती है कि मुसलमान
پاکستان اور ہندوستانی مسلمان کا کہیں نہ کہیں کچھ رشتہ ہے۔ بہرحال امریکہ کے دورے پر نرملا سیتا رامن وہاں پہ ہیں، اور ایڈم پوسن نام کے ایک صحافی نے، جن کا تعلق پیٹرسن انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس واشنگٹن ڈی سی کا ادارہ ہے، اس سے تعلق ہے، انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے جب سوال کیا تو نرملا سیتا رامن نے جواب میں یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا، مسلمانوں کی خوشحالی کی بات کی تو نرملا سیتا رامن نے یہ نہیں کہا کہ 5,000 کروڑ کا بجٹ 3,500 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اسکالرشپ کا بجٹ ہو یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا بجٹ ہو، بہرحال اس میں کمی کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ان کی اس بات کو چھپانے سے نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ کس کا ساتھ کس کا وکاس، یا سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف راہل گاندھی اگر اڈانی کو لے کر یا اڈانی کے وکاس کو لے کر بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہونے والی ظلم و زیادتی ہے اس کا انکشاف یہاں امریکہ کے دورے پر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اگر ہماری بات کریں گے مسلمانوں کی تو ہم اللہ کے بھروسے پہ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پہ ہی ہم خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن نرملا سیتا رامن نے مسلمانوں کے تعلق سے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے تعلق سے جو پازیٹیو نظریہ پیش کیا ہے، کیا یہ کسی وجہ سے، کسی دباؤ کے تحت یہ بات ہوئی ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ لیکن ایک اور بات بھی یہاں پہ ہوئی ہے کہ اس ہفتے آئل ایکسپورٹنگ یا پیٹرول ایکسپورٹنگ کنٹریز کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن میں، پیٹرول کی پیداوار میں یا پیٹرول کی ایکسپورٹ میں کمی کرنے والے ہیں۔ تو اگر کٹ ہوتا ہے تو ہندوستان کیا اس سے پریشان ہونے والا ہے؟ یا اوپیک کی اگر ہم بات کریں گے، یا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی اگر ہم بات کریں گے، تو OIC کی بھی ایک بیان آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، یہ فی الوقت امیڈیٹلی یا جلد سے جلد بند ہونا چاہیے۔ اور اوپیک کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3.7% تک کے پیٹرولیم آؤٹ پٹ پہ کمی کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے مطلب 3.7 کو اگر ہم بیرلز میں تبدیل کریں گے تو یہ ہے کہ روزانہ 12 لاکھ بیرلز آئل کم نکلے گا، یا کم مارکیٹ میں اس کی مقدار 12 لاکھ بیرل کم ہو جائے گی، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 12 لاکھ اس سے الگ ہے جو 20 لاکھ بیرلز پر ڈے کی کمی اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا کہ فی الوقت کیا ہونے والا ہے، جب آئل پروڈکشن کم ہو جائے گا تو یقیناً اوپیک کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ مارکیٹ میں سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ چیز کی ہی جا رہی ہے، لیکن جب اگر دیکھیں گے تو پیٹرول ڈیزل پہ اگر پابندی یا ان کی پیداوار میں پابندی لگتی ہے تو پھر ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنا تقریباً طے نظر آتا ہے۔ اب اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر ضروریات اشیاء کے اوپر ڈائریکٹ طور پہ یا راست طور پہ اس پہ ہوتا ہے۔ ابھی ورلڈ مارکیٹ میں فی الوقت اگر ہم پیٹرول کی مارکیٹ کی بات کریں گے تو پیٹرول کی قیمت $85 ہیں، جو کہ کبھی 140 بھی ہوا کرتی تھی منموہن سنگھ کے زمانے میں، جبھی بھی پیٹرول کی قیمت 70 اور 80 روپے کے، بلکہ 80 بھی نہیں، 70 روپے، 65 روپے سے 75 روپے کے بیچ میں رہا کرتی تھی، جو اب 85 ہونے کے باوجود بھی جو ٹیکس کی پرسنٹیج بڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے آج بھی 100 روپے کے قریب، بلکہ 110 روپے کے قریب بھی بعض ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر کس طریقے سے افراط زر پر کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن بھی اسی سال یا ایک سال کے اندر ہونے والے ہیں۔ ابھی تو کرناٹکا کے الیکشن چل رہے ہیں جس میں موب لنچنگ کی بات آئی تھی، لیکن اس سال کے آخر میں بھی کچھ ریاستیں باقی ہیں جہاں پہ الیکشن ہونا ہے، اور آئندہ 12 مہینوں میں اندر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 9 مہینے کے بعد مرکزی حکومت یا پارلیمنٹ کے الیکشنز کی بھی فروری مارچ میں الیکشن کا بھی آغاز ہو جائے گا اگلے سال۔ تو ان سب حالات کو لے کر کیا ہندوستان ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں آ گیا ہے؟ کیا ہندوستان کو یا ہندوستانیوں کو
परेशान होना पड़ेगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो या ये भी हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर के वजह से क्या रशिया हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे आएगा और सस्ता तेल वहाँ पे फराहम करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत को या हिंदुस्तान की मार्केट को डूबने से बचा सकता है। खैर ये बात तो अपनी जगह है। अगर हम देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर पाबंदी लगाने की एक कोशिश हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान भी चाइना और रशिया या कोरिया की तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, क्योंकि ऑफिशियल मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है और नॉन ऑफिशियल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो या दीगर ऐसे चैनल जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया कहे जाते हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता माहौल को तब्दील करने की बात आ रही है। 2024 के इलेक्शन से पहले क्या होने वाला है, या आवाम पर डिजिटल पेमेंट्स का बोझ भी जो अब कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स पे लागू हुआ है, क्या वो भी आवाम पर लागू करेंगे, या एक साल के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर भी लोगों को डिजिटल पेमेंट्स करने पर 1 से 2% की जो ज़ायद कीमत अदा करना पड़ेगा, क्या वो भी एक आके रुकती है और किस हद तक वो मीडिया में आती है बात, वो सिर्फ आगे वक्त ही बताएगा कि इस पर अमल होता है। रहा सवाल ये सब चीज़ों के बीच में सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है, अमन व सुकून हिंदुस्तान का अपनी जगह है, लेकिन इस बीच में अगर देखेंगे तो मार्च के महीने में एक पिक्चर आई थी जिसका सिर्फ मैं तज़किरा करता हूँ। वो पिक्चर का नाम था तू झूठी मैं मक्कार। मगर मैं किसी को मक्कार या किसी को झूठी नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग हर एक की सोच आज़ाद है, मीडिया आज़ाद हो या ना हो, लेकिन सोच आज़ाद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन झूठी कौन मक्कार, या कौन झूठा है कौन मक्कार है। आप खुद आप ज़हीन हैं, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।